जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। और आज का यह क्लास बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह होने वाला है, जैसा आपका एग्जाम होता है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो यहां से पता चलेगा आपके एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न आता है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में कर्मचारी चयन आयोग बनना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां में आपका कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहां पर आपका लिखा हुआ है कि समान अंक गणित यानी मैथ में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ में आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 30 क्वेश्चन। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट दिया है कि कहां कहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एलसीएम से हो गया, एचसीएफ से हो गया, समय एवं दूरी से हो गया, लाभ हानि से हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समानुपात अनुपात हो गया, परमेय संख्या हो गया, वर्गमूल घनमूल हो गया, प्रतिशत हो गया। ये सबसे मैथ में प्रश्न 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करें तो जीके में कितना प्रश्न पूछता है बीएससी में? तो बीएससी में जीके आपका 40 क्वेश्चन पूछता है। बीएससी कितना क्वेश्चन पूछता है? तो 40 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और देख सकते हैं कहां कहां से पूछता है, कृषि एवं फसल से हो गया, राजनीतिक दल से हो गया, मुद्रा, ये सब से हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी का आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर जो इसका एग्जाम होता है कितना क्वेश्चन का होता है? 100 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन तो आपका मैथ हो जाएगा, 30 क्वेश्चन हिंदी हो जाएगा, और 40 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा। ये तीनों मिलाकर आपका टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। और जो यह होता है वह 10वीं कक्षा पर होता है, मतलब आप 10वीं कक्षा पर जो पढ़े हैं उसके आधार पर बीएसएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम होता है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी इसमें प्रश्न आपका करवाया जाएगा वो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला सवाल है। आप पहला प्रश्न मैथ का देख सकते हैं। पहले हम एक दो मैथ के प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जीके में चलेंगे, ठीक है। मैथ आपको देखना चाहिए कि किस लेवल का प्रश्न आता है। नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है? किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या, मतलब पूरा पूरा वर्गमूल जिसका हो जाएगा वह परमेय संख्या हो जाएगा। तो बताइए, तो 136 का वर्गमूल होगा लेकिन दशमलव में होगा, 128 का वर्गमूल होगा लेकिन दशमलव में होगा, 120 का वर्गमूल होगा लेकिन दशमलव में होगा, लेकिन 144 का वर्गमूल सीधा कितना होता है? 12 होता है। तो आपको सीधा पता चल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक परमेय संख्या होता है? परमेय संख्या का मतलब होता है भिन्न के रूप में, तो 12/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। या वैसे नहीं पता चल रहा है तो आप ध्यान से देख सकते हैं किसका वर्गमूल इसमें होता है, तो 144 का वर्गमूल होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता सवाल है, क्योंकि ये वाला जो सवाल है आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो मैं कहूंगा साथियों कि अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भले आज के क्लास का क्वालिटी आपको कम दिखे, किताब से जो क्वेश्चन है वो भले आपको कम दिखे, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो सीधे एग्जाम लेवल प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला नंबर सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा परमेय संख्या नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा परमेय संख्या नहीं है। तो देख लीजिएगा, जैसे में 64 का तो वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो यह परमेय संख्या आपका हो जाएगा। यहां पर भी कीजिएगा तो 3 गो का जोड़ा निकलेगा, तो यहां से 2 इसका भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। 8 का भी कीजिएगा तो इसका भी वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन 8 का आपका वर्गमूल नहीं होगा, ये 2 रूट 2 रह जाएगा। और 2 रूट जो रूट में संख्या रह जाता है, जो रूट में संख्या रह जाता है और उसका वर्गमूल नहीं होता है, तो वह अपरमेय संख्या हो जाता है। और यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है? परमेय संख्या नहीं है, यानी क्या होगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो √8 आपका क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। आशा करते हैं यह वाला आपको प्रश्न बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है परमेय संख्या नहीं है तो अपरमेय संख्या होगा, बिल्कुल सही है। परमेय संख्या नहीं है तो कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर √8 आपका दिया है, तो √8 आपका परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 रूट 2 आएगा, यानी √2 जो है उसका वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, 3 नंबर आपका सवाल क्या है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है? एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है पूरा पूरा उसका वर्गमूल नहीं होगा। पूर्ण वर्ग कह रहा है ना, तो पूरा पूरा उसका वर्गमूल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? जैसे में 8.1 का तो पहले वर्गमूल नहीं होगा, 0.05 का वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद सम संख्या रहना चाहिए। तो 1 2 3 तो विषम है तो नहीं होगा। 0.09, हाँ तो ये सम संख्या 0.9 का वर्गमूल होगा, 0.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैथ को हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले जीके आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके 40 प्रश्न का पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो देख लीजिए यहाँ पर सवाल आपका है आयुर्वाद। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आते हैं। चलिए, सवाल आपका क्या कर रहा है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। सवाल आपका कर रहा है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। बस्तर आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आप लोग याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो ठीक है, गुंडाधुर का बस्तर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। बस्तर आंदोलन में इस क्या किसका महत्वपूर्ण भूमिका था, तो गुंडाधुर का महत्वपूर्ण भूमिका था। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जा सकता है। अगला नंबर सवाल कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, यहां से आपका सबसे पहले तो एक क्वेश्चन याद हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था, ये आपको पूछा है कि किस कब किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, तो याद रखिएगा, एक बच्चे का आंसर यहाँ पर आ रहा है 1940। 1940 आ रहा है, 1940 नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे जाइए, 1939 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था, 1939 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर वाला देख लीजिएगा, यहाँ पर बस्तर आंदोलन है ना, बस्तर आंदोलन आपका 1910 ईस्वी में हुआ था। गुंडा दल ने कब किया था, 1910 ईस्वी में किया था। और इसको भी देख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, तो 1939 ईस्वी में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया था, 1939 ईस्वी में किया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर आपका सवाल है, बरदौली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका किसने निभाया था। बरदौली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, तो याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। किसने निभाया था, वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बरदौली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो याद रखिएगा, कब किया गया था, तो 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह किया गया था। कहां में किया गया था, तो गुजरात में किया गया था। कहां में किया गया था, गुजरात में किया गया था, 1928 ईस्वी में किया गया था। अगला नंबर सवाल क्या करा है, 36 नंबर आपका सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। सवाल आपका क्या कह रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका क्या कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अधिवेशन में संपन्न हुआ था। यह कब किया गया था, तो देखिए, सबसे पहले जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर। यहां से काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताने वाले हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के मतलब ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का पहला बैठक नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो सदस्य शामिल हुए थे वो 389 सदस्य शामिल हुए थे। कितने सदस्य शामिल हुए थे, 389 सदस्य शामिल हुए थे। आज यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है बुक का, ठीक है ना, जो कि आपकी एग्जाम में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेली ही ऐसा प्रैक्टिस सेट आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ गुरुजी, ऐसा ही हमको क्लास डेली चाहिए, नहीं तो हम आपको फिर टाइप करके प्रश्न लाएंगे। ठीक है, अगर आपको किताब से अच्छा लग रहा है तो हम किताब से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाला ये सारे प्रश्न है तो हम आपको किताब से ही पढ़ाएंगे। अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो हम टेस्ट टाइप करके लाएंगे। ठीक है ना, तो कमेंट में एक बार बताइएगा आपको यही वाला क्लास चाहिए या टेस्ट टाइप करके क्लास चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसा बताएंगे वैसा है, क्योंकि किताब में थोड़ा सा क्या होता है, प्रश्न धुंधला टाइप के थोड़ा सा दिखते हैं तो काफी बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, 37 नंबर आपका सवाल है, भारत और चीन के बीच पंचशीला समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन के बीच पंचशीला समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को पंचशीला समझौता का हस्ताक्षर किया गया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या करें, 38 नंबर सवाल है, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो याद रखिएगा, यह जो आपका हो जाएगा बोरबॉन राजवंश से हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, तो बोरबॉन राजवंश से था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कब से कब तक फ्रांस का सम्राट रहा था, कोई बच्चे बता सकते हैं। लुई 16वां फ्रांस का सम्राट
स्टार्ट कब से कब तक रहा था? तो याद रखिएगा 1774 से लेकर 1792 तक रहा था। 1774 से लेकर 1792 ईस्वी तक यह फ्रांस का शासक कौन रहा था? लुई 16वां रहा था। और यह किस राजवंश से संबंधित था? तो बोरबोन राजवंश से संबंधित था। अगला नंबर सवाल आपका क्या करा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर आपका सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में किया गया था। कहां में किया गया था? बेलग्रेड में किया गया था। कब किया गया था? तो 1961 ईस्वी में किया गया था। इसमें 25 देशों का प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। इसमें कितने देशों का प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? तो 25 देशों का प्रतिनिधित्व इसमें क्या लिए थे? भाग लिए थे। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 40 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे इस बार की एग्जाम में आ सकता है। देखिए जो बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं या पे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जाम में आने का संभावना है। आपका बुक का किताब है जो कि सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी प्रश्न बता रहे हैं आपको उसको नोट कर लीजिए या उसको याद कर लीजिए क्योंकि वो सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, एक बार कमेंट फटाफट आप लोग कर देंगे इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में, जैसे में सबसे पहले तो आपको हम क्लियर कर दें कि द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 में हुआ था। 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से हुआ था, 1945 तक चला था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जैसे में हम लोग इसमें आपको बताना चाहते हैं कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया था। 6 अगस्त 1942 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया था। दो बम गिराया था, दो परमाणु बम गिरवाया था। एक 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। तो यहाँ पर सवाल आपका क्या कह रहा है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा सबसे ज्यादा शहर प्रभावित हुआ था? तो दूसरा में जो गिरवाया गया था वो आपका कहाँ में? हिरोशिमा पर भी गिराया गया था। जो आपको हम बताया ना कि 9 अगस्त को गिराया गया था, तो 9 अगस्त को हिरोशिमा पर ही गिराया गया था, जिसके कारण वहां के लोग अभी भी लंगड़ा अंधरा ये सब पैदा होते हैं। ठीक है ना, जब जहां पर परमाणु बम गिरवाया जाता है वहां का रेडिएशन जो होता है बाबू बहुत ही फैल जाता है। वहां दूर दूर तक मतलब लाखों किलोमीटर दूर दूर तक वहां पर बच्चे जो रहते हैं अंधे लंगड़े पैदा होने लगते हैं उसके रेडिएशन के कारण। तो याद रखिएगा द्वितीय जो महायुद्ध हुआ था वह 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा शहर प्रभावित हुआ था? तो जापान का हिरोशिमा। जापान का क्या हो जाएगा? हिरोशिमा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है और ये वाला प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। तो सारे बच्चे 41 नंबर लिख कर कमेंट में एक बार जवाब देंगे कि 41 नंबर का कौन सा प्रश्न यहाँ पर सही होगा, कौन सा जवाब सही होगा। 41 का आप लोग का राइट आंसर आना चाहिए। तो रेड प्लेनेट के नाम से हम लोग मार्स यानी मंगल ग्रह को जानते हैं, बिल्कुल राइट है। और इसी मंगल ग्रह को हम लोग गुलाबी ग्रह के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को। या लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और पूछेगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में ये पूछेगा कि जो लाल रंग होता है मंगल का वह किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आज का यह जो क्लास होने वाला है बाबू वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर आपका सवाल आता है, किम्बर्ली किम्बर्ली हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? किम्बर्ली हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसे बिग होल के नाम से जाना जाता है। किम्बर्ली हीरा खान को बिग होल के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 43 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। सवाल कह रहा है लाल लैटेराइट मिट्टियां
मिट्टियां किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है? जो लाल लैटेराइट मिट्टी होता है वह सबसे ज्यादा किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो याद रखिएगा यह काजू के लिए उपयुक्त होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाल लैटेराइट मिट्टी किस फसल के अत्यधिक उपयुक्त होता है? तो काजू के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि काजू सबसे ज्यादा किस मिट्टी पर होता है? तो लैटेराइट मिट्टी पर होता है, याद रखिएगा। जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाया जाता है। और इसका रंग क्यों लाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगला नंबर सवाल है 44 नंबर आपका सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? मतलब क्रम बाय क्रम उगाने की प्रक्रिया को हम लोग उसको क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। मान लीजिए एक साल उसमें धान बोए, एक साल गेहूं बोए, एक साल मक्का बोए, तो ऐसे ऐसे बोएंगे तो उसे हम लोग फसल चक्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र में क्या क्या आता है? जैसे में देख लीजिएगा, जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल खरीफ फसल कौन सा है? तो ज्यादातर दो ऑप्शन देता है, धान या मक्का। धान या मक्का आपका ज्यादातर खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और ये ऑप्शन में भी ज्यादा देता है। रबी में पूछेगा तो गेहूं, चना, मटर ये सब हो जाता है। ठीक है, आगे आइए। 45 नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा। 45 नंबर सवाल है, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? जो पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख है वह आपका क्या है? तो याद रखिएगा वह पर्वतीय चोटी है। क्या पर्वतीय चोटी है? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पश्चिम घाट में प्रचलित कुद्रेमुख वह क्या है? तो यह पर्वत चोटी है जो कि कर्नाटक में स्थित है, जो कि दक्षिण मतलब यह कहाँ में स्थित है? तो यह दक्षिण मतलब क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत में यानी कर्नाटक में स्थित है। और यह मतलब जैसे में आपके एग्जाम में एक और सवाल पूछा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनाई मुड्डी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? अनाई मुड्डी हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या करा है? 46 नंबर आपका सवाल जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद 79 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 79 ये आपका संसद से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है 47 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना है आपको। 47 नंबर, संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार को गारंटी देता है? मतलब संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार को गारंटी देता है? तो समानता का अधिकार देता है। बिल्कुल सही है, समानता का अधिकार देता है। समानता का भी अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। ठीक है ना? शोषण का अधिकार नहीं देता। शोषण मतलब आप किसी का शोषण कर लेंगे, ये आपका अधिकार नहीं देता है। मेन रूप से आपका ए और बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला सवाल है। मैं कहूंगा साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी का इंपॉर्टेंट क्लास दिया जाता है। 48 नंबर आपका सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत करता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह राज्य के पुनर्गठन गठन से संबंधित है। या किससे संबंधित है? राज्य के पुनर्गठन गठन से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो राज्य के पुनर्गठन गठन आयोग से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर 50 को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? भारत एक राज्य है। भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? तो राज्यों का संघ है। भारत एक क्या
है? राज्यों का संघ है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो। और अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 में आपका दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? तो भारत राज्यों का संघ है। 51 नंबर आपका सवाल है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह किया गया था 1991 ईस्वी में। काफी इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रहेंगे। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किया है? मतलब ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है जो राष्ट्रीय आय पर आगे के लिए काम किए हैं? तो ठीक है, याद रखिएगा, वीके आरबी राव, वीके आरबी राव ने किया है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीके राव ने राष्ट्रीय आय का पूर्वगामी कार्य किया है। इन्हें राष्ट्रीय आय का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे राष्ट्रीय आय का जनक इन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर वीके आरबी को कहा जाता है, जो कि आपका ऊपर दिया गया है। 53 नंबर सवाल है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो बता सकते हैं, विनिमय का माध्यम, मतलब लेन देन सामान के लिए माध्यम है, एवं मूल्य का मापक है। कोई भी चीज का वही मापक है, जैसे पैसा है तो कोई भी चीज का मापक है ना। जैसे मैं आप किताब खरीदे तो 150 का, तो उसका मापक हो गया। ठीक है, तो ये भी दोनों आपका यहाँ पर हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा? ये भी दोनों हो जाएगा। 54 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? तो 2014 ईस्वी में किया गया था। अंत्योदय योजना कब लागू किया गया था? तो 2014 ईस्वी में लागू किया गया था। 53 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए 55 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला सवाल है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, कब शुरू हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, नवंबर 2004 ईस्वी में शुरू हुआ था। नवंबर 2004 ईस्वी में, 14 नवंबर 2004 ईस्वी को यह शुरू हुआ था। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। एक समान वृद्धि गति से निम्न राशि स्थिर रहती है। मतलब एक समान वृद्धि गति से कौन सा राशि स्थिर रहता है? तो याद रखिएगा, यह आपका चाल स्थिर रहता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि एक अश्व शक्ति यानी 1 HP बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। 58 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। जो बर्फ का घनत्व होता है, वह पानी से क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण बर्फ पानी पर तैरता है। ठीक है ना, चलिए। 59 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, वह पदार्थ क्या कहलाता है? समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, वह कौन सा पदार्थ कहलाता है? तो याद रखिएगा, वह क्या कहलाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। एक बच्चे का आ रहा है मिट्टी बोल रहा है, मिट्टी कैसे हो जाएगा? ये आपका कोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है? किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है? तो याद रखिएगा, यह फ्लोरीन का होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिट्टी के तेल में धातु है, मिट्टी के तेल में कौन सा धातु है? तो बताइएगा, मिट्टी के तेल में कौन सा धातु रखा जाता है? तो पोटेशियम रखा जाता है और सोडियम रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम रखा जाता है। तो सोडियम ऑप्शन में नहीं है, तो पोटेशियम को हम लोग क्या करेंगे? सही करेंगे। अगर इसको हवा के साथ संपर्क में लाते हैं तो यह जलने लगेगा। ठीक है ना, चलिए। अगला नंबर सवाल है, रेशम का कीड़ा क्या कहलाता है? रेशम का कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेशम के कीड़े का पालन हम लोग क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अगर मधुमक्खी के पालन को कहेंगे तो एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के पालन को क्या कहेंगे? एपी कल्चर कहेंगे। और मछली के पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
और जंगल में अगर कुछ बढ़ाना है, जंगलों में वृद्धि के लिए सिल्वीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना? जंगलों की वृद्धि के लिए हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना? चलिए 64 नंबर आपका सवाल है कि वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा रह जाता है। वृद्धि हार्मोन की कमी में बच्चा क्या रह जाता है? अगर आपके शरीर में वृद्धि हार्मोन की कमी है, तो आप बौना रह जाएँगे। क्या रह जाएँगे? बौना रह जाएँगे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा क्या रह जाता है? बौना रह जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या करा है? पोलियो और चेचक। पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग किस मतलब किस जीवाणु द्वारा होता है या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है या कैसे होता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो विषाणु और वायरस के संक्रमण के कारण होता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पोलियो और रोचक रोग जो पोलियो और चेचक रोग है वह किसके कारण होता है? तो विषाणु और वायरस के संक्रमण के कारण होता है, जिसे भारत में डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इससे मतलब 2014 ईस्वी में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है कि अब भारत में किसी भी व्यक्ति को पोलियो नहीं होगा। पोलियो का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, जो बचपन में आपको दवा पिलाया जाता है ना, वो पोलियो का ही दवा पिलाया जाता है, ठीक है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, दुर्गावती जो है यह कैमूर जिला में अवस्थित है। ये कहाँ में स्थित है? कैमूर जिला में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन-सा जिला सबसे न्यूनतम क साक्षरता दर वाला जिला है? तो ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका पूर्णिया हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन-सा ऐसा जिला है जो सबसे कम पढ़ा-लिखा जिला है? तो पूर्णिया हो जाएगा। अगर यहीं पर बात करेगा कि सबसे ज़्यादा किसका होता है? कोई बच्चे बता देंगे सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो शिवहर तो ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है ना? रोहतास का सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? आगे चलिए। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नव्या पहल की शुरुआत किया गया है? जून 2025 में ये हाल ही फिलहाल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिला में नव्या पहल की शुरुआत किया गया है? तो याद रखिएगा, ये सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक जिला है, जहां पर आपका 24 जून 2025 ईस्वी को यह शुरुआत किया गया है। 69 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना? तो याद रखिएगा, यह कौन सा देश बना था? अंगोला देश बना था। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 70 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है कि मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया? तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का पहचान करना, संज्ञा इसमें से कौन सा होगा? मीठा तो आपका संज्ञा नहीं होगा, ये विशेषण होगा। कोई चीज का विशेषता बतला रहा है कि वह मीठा हो जाएगा। चतुर भी आपका विशेषण, मधुर भी आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन चातुर यहाँ पर है, वो विशेषण नहीं होगा, ये आपका संज्ञा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, सर्वनाम के भेद इनमें से कौन-सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन-सा नहीं है? आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन-सा नहीं होगा। तो एक बच्चे का आ रहा है, गुणवाचक नहीं होगा। सर्वनाम का कौन हो जाता है? प्रश्नवाचक हो जाता है, निजवाचक हो जाता है, संबंधवाचक हो जाता है, लेकिन गुणवाचक नहीं होता है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये गुणवाचक विशेषण का है। किसका है? विशेषण का है। निम्न नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से इकारांत शब्द नहीं है। इकारांत शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? इकारांत कहने का मतलब है स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत कहने का मतलब स्त्रीलिंग नहीं। नदी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, टोपी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, उदासी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन पहिया आपका स्त्रीलिंग नहीं होगा। लास्ट में या आ रहा है, यानी आ रहा है। ज्यादातर जो शब्द है जिसके लास्ट में आ है वो पुल्लिंग होता है, तो पहिया यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किसी रूप में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाता है? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग में परिवर्तित किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अंक शब्द का अर्थ क्या होता है? अंक शब्द का अर्थ नहीं है, अंक का अर्थ वो नहीं है, ठीक है? कौन सा अंक का अर्थ नहीं हो जाएगा? तो अंक का अर्थ गोद होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है, लेकिन अंग नहीं होता। अंक मतलब क्या? चिन्ह हो सकता है, संख्या हो सकता है, गोद हो सकता है, लेकिन अंग नहीं हो सकता है।
76 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं। सरस्वती का यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो जैसे में गिरा बिना पानी, ये सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। बहाती वाणी सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। शारदा तो हम लोग जानते हैं कि सरस्वती को बोलते हैं, लेकिन हेम हिलने हम लोग सरस्वती को नहीं बोलते, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो हेम हिलने हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 77 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? असंगत का मतलब वो मेल नहीं खा रहा है। जैसे में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान संप्रदान काके की अधिकरण में पर होता है। अधिकरण क्या होता है? में पर होता है, लेकिन अधिकरण यहाँ पर काट दिया है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अधिकरण में पर होता है। अगला नंबर सवाल क्या करा? 78 नंबर आपका सवाल है, नाकू चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? नाकू चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत तंग करना, बहुत तंग करना। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे में और बहस बनाना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? तो देख लीजिएगा, खींच खींच में पढ़ना। खींच खींच में पढ़ना यानी बहस करना, बक बक करना यानी बक बक करना का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत बोलना। क्या हो जाएगा? बहुत बोलना। ठीक है ना। ये सब आपका होता है मुहावरा। आपको कुछ मुहावरे याद कर लेने हैं। ठीक है। चलिए, यदि नेहा परिश्रमी थी करती मतलब नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का कौन सा काल है? ठीक है। अगर नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, यह कौन सा काल का है? तो याद रखिएगा, यह हेतु हेतु मंद भूतकाल का है। अगला नंबर सवाल है, 80 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 80 नंबर आपका सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि युग में गलत है? संधि युग में कौन सा यहाँ पर गलत है? तो आप लोग देख लेना, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे में अनुदित का तो अनु प्लस में उदित, ये सही है। अवनिंद्र का अवनि प्लस में इंद्र, ये भी सही है। भुद्रा का भू प्लस में उधार, ये भी सही है। श्रद्धानंद का यहाँ पर गलती है, यहाँ पर श्रद्धानंद का यहाँ पर गलत है। इसका क्या हो जाएगा? श्रद्धा हो जाएगा। श्रद्धा प्लस में आनंद हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और आपने कितना प्रश्न को सही किया ये भी बता दीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट एक बार कीजिएगा, पीडीएफ। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।